हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मान लो दो ऑब्जेक्ट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ए, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट है आपके पास बी। ये ऑब्जेक्ट है ए और ये ऑब्जेक्ट हो गया बी। अब मान लो इसका मास है m1 और इसका मास है m2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ, ये जो मास है, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये बी ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है? फोर्स। अब बी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा है? फोर्स। क्या लगा रहा है? फोर्स। ए ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है बी ऑब्जेक्ट पे और बी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है ए ऑब्जेक्ट पे। अब मुझे बताओ, दोनों ऑब्जेक्ट में क्या है? डिस्टेंस है। क्या है? डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? डिस्टेंस। यहाँ तक समझ में आया? ए ऑब्जेक्ट हो गया, बी ऑब्जेक्ट हो गया। ए ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है बी ऑब्जेक्ट पे, बी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है ए ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अब देखो, अब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स is directly proportional to product of their masses। अब देखो, ऑब्जेक्ट ए है, इसका भी मास है, ऑब्जेक्ट बी है, इसका भी मास है। मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका मास। अब इसका मास है m1, इसका मास है m2। अब क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब ऑब्जेक्ट ए का प्रोडक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट ए का मास क्या है? m1, ऑब्जेक्ट बी का मास क्या है? m2, और दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का क्या लेना है? प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा? m1 इंटू m2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, अब सेकंड क्या है? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑब्जेक्ट ए है, बी है, इन दोनों में डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब मुझे बताओ, F इज इनवर्सली, अब इनवर्स कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखना होता है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी D का स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब 1 एंड 2 से क्या मिलता है? देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन निकाल लो, तो F प्रोपोर्शनल का साइन निकल गया, यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू, फिर क्या रह गया? अब जब प्रोपोर्शनल का साइन निकलता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट। तो दैट इज G, कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब G क्या हो गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और G की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ऐसा यूनिट हो गया G का। तो G की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट है, चेंज नहीं होती है, जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, तो G इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? क्या है? ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1 है, ऑब्जेक्ट बी का मास m2 है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस m1 इंटू m2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. F is directly proportional to m1 m2 and inversely proportional to square of distance between them. Then F is equal to, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, वेयर G इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और G की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. आप देखो कभी कभी आपको ये प्रूफ करने को भी पूछता है, ये आया कहाँ से, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. चलो उसको देखते हैं. अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो. ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे देखो फार्मूला क्या मिला था, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. ये हो गया था फोर्स का फार्मूला मिल गया. ओके, अब मुझे क्या निकालना है, G. अब G की वैल्यू कितनी है, अभी बताया था मैंने, G इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है इक्वेशन, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर. अब मुझे निकालना है G. क्या निकालना है, G. तो F इंटू डी स्क्वायर, नहीं F इंटू डी स्क्वायर कितना आ जाता है, F डी स्क्वायर इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन G m1 m2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 1, तो G m1 m2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 वही आ जाएगा. अब देखो F डी स्क्वायर अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू G. तो G कितना मिल गया, तो G इज इक्वल टू F डी स्क्वायर अपॉन m1 m2. ठीक है, अब मुझे बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन. क्या होता है, न्यूटन. डिस्टेंस मीटर, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो डी का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर. ठीक है, अब मास का यूनिट क्या होता है, केजी. क्या होता है, केजी. ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी. तो केजी इंटू केजी का स्क्वायर, क्या गया, केजी का स्क्वायर. तो इसलिए कैपिटल जी, जो ऐसा यूनिट ऑफ कैपिटल जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. आया समझ में. ठीक है, अब आपको पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए इसका CGS यूनिट. क्या पूछ सकते हैं, CGS यूनिट. यहाँ पे देख लो, अब G इज इक्वल टू क्या मिला था, F. क्या मिला था, F डी स्क्वायर अपॉन m1 m2. अब मुझे बताओ फोर्स का CGS यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन. तो उसका CGS यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन. क्या हो गया, डाइन. तो डाइन. डिस्टेंस का यूनिट CGS सेंटीमीटर, क्या जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन मास, CGS यूनिट मास का ग्राम, यानी G इंटू जी का स्क्वायर. तो क्या मिल गया, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर G स्क्वायर. ये हो गया आपका CGS यूनिट. कौन सा यूनिट हो गया, CGS यूनिट ऑफ G. यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है. ठीक है, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो. ठीक है, अब इसके रिलेटेड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, इसके रिलेशन पे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, आपकी बुक में दे रखे हैं 16 एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल है, वो देखते हैं कल. ठीक है, धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आ रहा है तो आप शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो चैनल को. ठीक है, धन्यवाद.